हाँ भाई बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? यस सर, यस यस सर, बहुत सही। तो बताओ भाई, कल कैसा रहा? आप सभी लोगों को मूल कॉन्सेप्ट, जिन बच्चों का मूल कॉन्सेप्ट में बैकलॉग था या जिन बच्चों को मूल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था या नहीं समझ में आया था, उन सबको मूल कॉन्सेप्ट मस्त समझ में आया कल? वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ, वॉइस क्रैक हो रही है। एक सेकंड, अब सही है? अब सही है? अरे भाई तुम इधर कहाँ चले गए? तुमको इधर आना है ऊपर। हम्म हम्म हाँ बेटा, सही करा लेंगे, बोला है। हाँ, तो ये बताओ, कल सभी बच्चों को मूल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था? ओके। हाँ, आज लिक्विड सॉल्यूशन की लास्ट क्लास है। आज लिक्विड सॉल्यूशन की लास्ट क्लास है। कल से केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होगा। 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 माइक में कोई दिक्कत आ रही है? ओके, चलो जल्दी से क्यूएसडी सीट करते हैं, और क्यूएसडी सीट के बाद फिर हम लोग पढ़ाई करते हैं। सर बैकलॉग क्लास का क्या होगा? अंजलि बेटा, बैकलॉग क्लास होगी, मैंने बताया है ना कि इस दिन लग जाएगी। एक बार रुको जरा, मैसेज डाल दो, है ना। इतने बदमाश हैं कि अभी तक उन्होंने थंबनेल नहीं लगाया। एक मिनट रुकना।
चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जल्दी से आओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया है मॉलिक्यूल के बीच में। ए मॉलिक्यूल के बीच में 10 न्यूटन का अट्रैक्शन है, बी मॉलिक्यूल के बीच में 10 न्यूटन का अट्रैक्शन है, ए बी मॉलिक्यूल के बीच में 12 न्यूटन का अट्रैक्शन है। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा ये किस टाइप का सोल्यूशन होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, कैसा सोल्यूशन होगा? तो देखो, ए फोर्स बराबर है बी फोर्स के, है कि नहीं? चेक करो। हाँ, मगर ए बी फोर्स बड़ा है, तो जब सॉल्यूशन का फोर्स ज्यादा है तो वेपर क्या होगी? कम। फोर्स ज्यादा है, वेपर कम, और वेपर कम है तो कैसा आया? निगेटिव डेविएशन। वेपर कम है तो कैसा आया? निगेटिव डेविएशन। तो ये कैसा होगा? निगेटिव डेविएशन होगा, नॉन आइडियल निगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल निगेटिव डेविएशन। अब इसको देखो, सेलेक्ट इनकरेक्ट कंडीशन फॉर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब देखो, ये नॉन आइडियल की कंडीशन है, ये नॉन आइडियल की कंडीशन है, ये आइडियल की कंडीशन है, तो आंसर इसका भी सी होगा, इसका भी सी होगा। क्यों? डेल्टा वी इक्वल टू 0 आइडियल कंडीशन में होता है। अब ये ग्राफ बनाए, ग्राफ सोल्यूशन एक्स का ग्राफ ये है, सोल्यूशन वाई का ग्राफ ये है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन ग्राफ। सोल्यूशन एक्स इज आइडियल एंड वाई इज नॉन आइडियल। देखो, आइडियल सोल्यूशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ये स्ट्रेट लाइन से नीचे है। ये देखो, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ ये है, तो ये स्ट्रेट लाइन से ऊपर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, और ये स्ट्रेट लाइन से नीचे है, इसका मतलब ये निगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। तो दोनों ही नॉन आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ है, आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ नहीं है। बोथ पॉजिटिव डेविएशन गलत, एक्स पॉजिटिव डेविएशन है, वाई निगेटिव डेविएशन है, इसका भी आंसर सी है। एक्स पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, वाई निगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। 20 ml of ethyl alcohol mixed with 30 ml of water and form binary solution with 49 ml. Select the correct statement. अब देखो, मिलाने से वॉल्यूम क्या हुआ है? कम हो गया है। मिलाने से वॉल्यूम कितना होना चाहिए? आप 20 ml इथाइल अल्कोहल मिला रहे हो और 30 ml वाटर मिला रहे हो, तो 50 ml होना चाहिए, मगर है कितना? 49, 49 ml। इसका मतलब वॉल्यूम कम हुआ है। अब वॉल्यूम में कंट्रक्शन हुआ है, तो जब वॉल्यूम में कंट्रक्शन होगा इसका मतलब फोर्स ज्यादा है। वॉल्यूम में कंट्रक्शन हुआ है, इसका मतलब फोर्स क्या है? ज्यादा है, और फोर्स ज्यादा है तो वेपर कम है, मतलब निगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब वेपर कम है, तो निगेटिव डेविएशन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन इज आइडियल, सोल्यूशन सो निगेटिव डेविएशन, सोल्यूशन सो निगेटिव डेविएशन। अब इस क्वेश्चन को करो, आज सारे क्वेश्चन के आंसर सी हैं, चेक करो। कल मैंने जो ऑप्शन बनाया है उसमें सारे के आंसर सी है। देखो, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है ना? इत्तेफाक की बात है। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए।
हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। एक्सपेरिमेंटल pressure of binary solution of 1 mole liquid A and 1 mole liquid B is 20 mm of Hg. If vapor pressure of liquid A and B is 100 mm and 180 mm of Hg respectively, the above binary solution is। अब देखो, यदि एक्सपेरिमेंटल प्रेशर और राउल्स लॉ का प्रेशर इक्वल है तो आइडियल, और एक्सपेरिमेंटल प्रेशर और राउल्स लॉ का प्रेशर अलग अलग है तो नॉन आइडियल। तो क्या है? नॉन आइडियल। क्लियर है सबको? हाँ बेटा, तबियत पहले से ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रेशर और आइडियल, ये आइडियल कंडीशन है, ये नॉन आइडियल। अब देखो, आपको सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर दिया हुआ है, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर दिया है। एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ऑफ बाइंडेड सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल लिक्विड A plus 1 मोल लिक्विड B is 200 mm of Hg. If vapor pressure of liquid A and B is 100 ml, 180 ml Hg respectively, the above binary solution is। अच्छा, माइक किरकिर कर रहा है। हाँ above binary solution is। अब ये है, तो देखो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर की वैल्यू आपको 200 दी है। अब आप राउल्स लॉ का प्रेशर निकाल लो। तो राउल्स लॉ का प्रेशर कैसे निकलता है? राउल्स लॉ का प्रेशर निकलता है इस फार्मूले से, पीए काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब मोल फ्रैक्शन, जब मोल बराबर हो तो टोटल प्रेशर का फार्मूला पीए नॉट प्लस पीबी नॉट डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब देखो, लिक्विड ए और लिक्विड बी के मोल बराबर है तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? हाफ। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? हाफ। तो फार्मूला ये बन जाएगा। तो वैल्यू कितनी है? 100 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2, 280 डिवाइडेड बाई 2, 140। कितना है? 140। अब 140 है। अब देखो, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ये है, राउल्स लॉ का प्रेशर ये है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ज्यादा है, राउल्स लॉ का प्रेशर कम है। एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ज्यादा है, राउल्स लॉ का प्रेशर कम है। और एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ज्यादा है, राउल्स लॉ का प्रेशर कम है, तो कैसा डेविएशन आया? पॉजिटिव डेविएशन। क्यों? वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया ना, तो कैसा डेविएशन आया? पॉजिटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन आया? पॉजिटिव डेविएशन। क्यों? वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया है, वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया है। यस, तो ये सॉल्यूशन है। अब सारे बच्चे बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। सारे बच्चे बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। सारे बच्चे बताएं। बताइए। लास्ट क्लास में जहां तक छोड़ा था उसी के आगे आज पढ़ाएंगे। प्रॉपर्टीज, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन, और निगेटिव डेविएशन। प्रॉपर्टीज, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, निगेटिव डेविएशन। यस, अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा। अब जरा देखो यार इस चीज को बच्चों, अब इस चीज को जरा देखते हैं।
और करते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज, आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कैसे क्या करेंगे। आगे बढ़ाया जाए चीजों को, ठीक है। चलो अब देखो जरा बच्चों, लास्ट क्लास में जहां छोड़ा था वहां पर बताते हैं। आपको मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था, बस बात ये बतानी थी कि यदि मान लो इस तरह का क्वेश्चन आया तो कैसे करोगे। अब हम सॉल्यूशन को देख के कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है, कौन सा सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट। अब हमें कैसे पता चले, यदि ये देखो हमें कैसे पता चले, तो अब मैं इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, गौर से समझो। देखो आइडियल सॉल्यूशन में मुझे पढ़ाया गया है कि प्रेशर क्या है, आपस में बराबर होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में क्या पढ़ाया गया है कि प्रेशर फोर्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जितना फोर्स प्योर सॉल्वेंट ए का होता है उतना ही फोर्स प्योर सॉल्वेंट बी के बीच में होता है, उतना ही फोर्स सॉल्यूशन में होता है। पॉजिटिव डेविएशन में हमें क्या पढ़ाया गया है, पॉजिटिव डेविएशन में हमें पढ़ाया गया है कि फोर्स कम होता है, फोर्स कम होता है। और निगेटिव डेविएशन में पढ़ाया गया है कि फोर्स ज्यादा होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो अब गौर से देखो क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो आपको जरा गौर से बात समझना है, ठीक है। तो कैसे करोगे जरा देखो बेटा। देखो यदि मिलाने पर फोर्स एक जैसा लगे, एक फोर्स एक जैसा लगे तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब जैसे देखो ये मान लो हमारा बेंजीन है। अब बेंजीन में किस टाइप का फोर्स है, बेंजीन हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन। अब ये टाइलिन है, अब टाइलिन में किस टाइप का फोर्स है, हाइड्रोकार्बन। अब बेंजीन के पास हाइड्रोकार्बन, टाइलिन के पास हाइड्रोकार्बन। अब मिला दोगे तो भी हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन ही फोर्स तो है, तो एक जैसा फोर्स है। जैसा इसके पास फोर्स है वैसा ही इसके पास है और मिलाने पर भी वैसा ही फोर्स बनना है, तो आइडियल। अब जैसे ये देखो CCl4 प्लस CbR4 एक जैसे मॉलिक्यूल है। CCl4 अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड, अब भी अल्काइल हैलाइड आइडियल सॉल्यूशन हो गया। क्यों, इसके पास कैसा फोर्स है, अल्काइल हैलाइड, इसके पास कैसा फोर्स है, अल्काइल हैलाइड, मिला दिया। अब मिलाने पर ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, तो सेम टाइप के फोर्स आ रहा है, आइडियल। अब जैसे ये देखो, इधर देखो, ये देखो इसके पास कैसा फोर्स है, अल्काइल हैलाइड, इसके पास कैसा फोर्स है, अल्काइल हैलाइड। अब मिला दिया, मिलाने पर भी क्या आया, अल्काइल हैलाइड, तो आइडियल। तो कैसे सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। ये देखो, तो ये सब क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। ये सब कैसे हैं, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। मतलब मिलाने से पहले और मिलाने के बाद फोर्स एक जैसा है, मिलाने के पहले मिलाने के बाद फोर्स एक जैसा है तो आइडियल। ये देखो फोर्स एक जैसा है तो आइडियल। और ये कब होगा, जब दोनों मॉलिक्यूल एक ही कैटेगरी के हो, दोनों मॉलिक्यूल एक ही कैटेगरी के हो, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड एक ही कैटेगरी के है ना, तो आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या है आइडियल सॉल्यूशन, ये देखो। तो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल है, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब देखो दोनों अल्काइल हैलाइड है,
ऐसे सॉल्यूशन आइडियल होंगे। अब पास टू डेविएशन में क्या है, फोर्स कम हो रहा है, इसका मतलब मिलाने से फोर्स डिक्रीज हो जाए, मिलाने पर फोर्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यदि मिलाने पर फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो पास टू डेविएशन, तो पास टू डेविएशन। जैसे देखो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अब वाटर में कोई भी डालोगे, कुछ भी डालोगे, वाटर में आप कुछ भी मिलाओ, मिलाना है, यदि वाटर में आप कुछ भी मिलाते हो एक्सेप्ट एसिड, बेस एंड सॉल्ट को छोड़कर, एसिड बेस और सॉल्ट को छोड़कर आप कुछ भी मिलाओगे तो पास टू डेविएशन आएगा। क्यों? क्योंकि देखो वाटर के पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको देखो एक बात बताता हूं, फोर्स का ऑर्डर ये होता है, ये मैंने पीछे पढ़ाया है, ऑर्डर ऑफ फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स का ऑर्डर ये होता है, बिटवीन मॉलिक्यूल या बिटवीन स्पीसीज। क्या होता है, सबसे बड़ा फोर्स होता है आयन का आयन के साथ, फिर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर होता है पोलर फोर्स, फिर होता है पोलर नॉन पोलर फोर्स, और सबसे लास्ट में होता है नॉन पोलर फोर्स। सबसे लास्ट में होता है नॉन पोलर फोर्स। अब वाटर के पास ये फोर्स है, क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वाटर के पास ये फोर्स है। अब यदि वाटर में डालने पर आयन नहीं बने तो ये वाला फोर्स आएगा ही नहीं। ये फोर्स आयन के बीच में है, मतलब प्लस और माइनस के बीच का फोर्स है, और ये तभी होगा जब कोई चीज पानी में आयोनाइज होगी, आयोनाइज इन वाटर या आयोनाइज इन सॉल्वेंट। और यदि वो आयोनाइज नहीं हो रही है तो इनमें से कोई फोर्स जनरेट करेगी, इनमें से कोई फोर्स जनरेट करेगी। अब पानी में आयोनाइज कौन होता है? एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट होता है। यदि वाटर में आपने एसिड और बेस सॉल्ट नहीं डाला है तो हमेशा पास टू डेविएशन। क्या ये पानी में आयोनाइज होता है? नहीं, तो बस पास टू डेविएशन, बस पास टू डेविएशन। क्या ये पानी में आयोनाइज होता है? अल्कोहल पानी में आयोनाइज होता है? नहीं, तो बस पास टू डेविएशन। ये सारे पास टू डेविएशन के केस हैं। क्यों? क्योंकि आयोनाइज नहीं होते हैं, पानी में डालने पर ये आयोनाइज नहीं होते हैं। अब ये बताओ, पास टू डेविएशन, पानी में डालने पर अल्काइल हैलाइड आयोनाइज होता है? नहीं, तो पास टू डेविएशन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होके जो भी फोर्स फॉर्म हो रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम है। क्यों कम है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा सिर्फ एक ही फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा सिर्फ एक ही फोर्स है, आयन फोर्स। और वो कब आता है? जब वो आयोनाइज हो पानी में, और इनमें से कोई भी चीज पानी में आयोनाइज नहीं होती है, इनमें से कोई भी चीज पानी में डालने पर आयोनाइज नहीं होती है, चेक कर लो है। तो यदि पानी में तुम कुछ भी डाल रहे हो, वो एसिड नहीं है, बेस नहीं है, सॉल्ट नहीं है, तो हमेशा पास टू डेविएशन का केस है। हमेशा क्या है? पास टू डेविएशन का केस है, हमेशा पास टू डेविएशन का केस है। आप ध्यान रखो, हमेशा पास टू डेविएशन मिलेगा। इसी तरह अब निगेटिव डेविएशन देखो क्या होता है। यदि मिलाने पर फोर्स बढ़ जाए, मिलाने पर फोर्स बढ़ जाए, फोर्स इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो पास टू निगेटिव डेविएशन। अब मिलाने पे फोर्स कैसे बढ़ सकता है? तभी बढ़ सकता है जब वाटर में एसिड डाल दो,
जब वाटर में बेस डाल दो, जब वाटर में सॉल्ट डाल दो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब के सब आयोनाइज हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अब कौन सा फोर्स आ गया? आयन आयन फोर्स। तो फोर्स बढ़ गया। देखो ये देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और आयोनाइज हो गया, तो ये वाला फोर्स आ गया, आयन आयन फोर्स। जैसे तुमने वाटर में HCl डाल दिया, तो अब फोर्स बढ़ गया। क्यों? अब देखो कौन सा फोर्स आ गया, आयन आयन फोर्स। तो यदि वाटर में एसिड पड़ा है, बेस पड़ा है, सॉल्ट पड़ा है, तो वो सब के सब निगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल होंगे। जैसे वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, निगेटिव डेविएशन। वाटर प्लस HCl, NaCl, निगेटिव डेविएशन। वाटर प्लस H2SO4, निगेटिव डेविएशन। कैसा है निगेटिव डेविएशन? समझ गए सब लोग? अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। अब देखो जरा, जैसे ये है, अब देखना जरा, अब हम क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। ऑल फॉर्म आइडियल सोल्यूशन एक्सेप्ट, अब देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, तो ये तो सेम टाइप के फोर्स है, आइडियल है ये। अब देखो अल्काइल लाइट, अल्काइल लाइट, ये सेम टाइप के फोर्स है, आइडियल है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, सेम टाइप के फोर्स है, आइडियल है। अब यहां देखो इथाइल अल्कोहल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये अल्काइल हैलाइड है, सेम टाइप के नहीं है। अब सेम टाइप के नहीं है, तो इसका मतलब ये आइडियल तो नहीं है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये आइडियल नहीं है। क्यों? सेम टाइप के मॉलिक्यूल नहीं है। ये अल्कोहल है, ये अल्काइल हैलाइड है, तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल नहीं है, तो आइडियल तो नहीं है। अब है क्या? तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तुमने ब्रेक किया, ये अल्कोहल में आयोनाइज होता है नहीं। अब तुमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक किया, इसके बाद कुछ भी फॉर्म किया होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग एक ही फोर्स है, जब आयन बने। और आयोडाइड को यदि वो अल्कोहल में डालोगे तो आयोनाइज तो नहीं होगा। इसका मतलब तुमने अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक की है, और उसके बाद जो भी फोर्स आया होगा वो उससे वीक होगा। फोर्स वीक हो रहा है, तो इसका मतलब ये पास टू डेविएशन का केस है, ये पास टू डेविएशन का केस है। ये देखो आंसर हमारा ये हो गया, आंसर हमारा ये हो गया। तो जब कहीं पे सॉल्यूशन दिए जाएंगे तो हमें ये दो बातें पकड़नी पड़ेंगी बहुत अच्छे से। जैसे ये देखो, आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म व्हेन इट कंपाउंड, ये सब तो हम लोग पढ़ा चुके हैं, ये तो तुम कर दोगे। जब आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होता है, हैव नो चेंज इन वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा भी जीरो होता है नो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा एच जीरो होता है। बोथ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स है, बोथ द अबव कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल सही है। हाई सॉल्युबिलिटी, नो। आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म व्हेन कंपाउंड इज बोथ हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स, जब ऊपर की दोनों चीजें हो, ऊपर की दोनों चीजें हो। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं जहां पर, ये क्या हो गया यार, एक नया रहता आजकल स्टार्ट हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, सेव कर लो, सेव कर लो।
अब देखो बच्चों, मैं आपको दो चीजें और बताता हूं, ठीक है? इसको गौर से समझिएगा, सभी बच्चे गौर से समझेंगे। नोट, दो ऐसे एग्जाम्पल जो पहले से आते होंगे तभी आप समझ पाओगे कि वो निगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है। जैसे देखो, एसीटोन में जब आप क्लोरोफॉर्म डाल दो, एसीटोन में क्लोरोफॉर्म डालो, तो ये निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होता है। कैसे? देखो, एसीटोन ये होता है और क्लोरोफॉर्म ये होता है, तो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है और ये बहुत ज्यादा निगेटिव होता है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है ऐसे, जिसकी वजह से ये निगेटिव डेविएशन हो जाता है। क्यों भाई? ये क्या है? पोलर है। ये क्या है? पोलर है। अब जब इनको आपस में मिलाया तो इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, और हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर कंपाउंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड देखो पोलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी क्या था? ये पोलर है एसीटोन, ये देखो प्लस, ये माइनस, तो एसीटोन में क्या है? पोलर बॉन्ड है, ठीक है? एसीटोन कैसा है? पोलर है। एसीटोन कैसा है? पोलर है। क्लोरोफॉर्म कैसा है? पोलर है। तो ये था, मगर जब इन दोनों को मिलाया तो इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ली, तो फोर्स बढ़ गया, तो ये निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया। तो ये किसी को पता नहीं होता है। क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे? इसलिए ये वाला केस ध्यान रखिए। इसी तरह बेंजीन, बेंजीन में जब क्लोरोफॉर्म डाला जाता है तो ये भी निगेटिव डेविएशन का कोर्स होता है, ये भी निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल होता है। इसमें भी एक स्पेशल टाइप का फोर्स जनरेट हो जाता है, इसमें भी एक स्पेशल टाइप का फोर्स जनरेट हो जाता है। तो ये दो एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दो एग्जांपल किसी भी पेपर में आए तो तुम छोड़ो हमसे भी गलत होंगे, तुम छोड़ो हमसे भी गलत होंगे यदि मुझे पहले से नहीं पता है तो, यदि मुझे पहले से नहीं पता है तो ये मेरे से भी गलत हो जाएंगे। इसलिए इन दो एग्जाम्पल को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो अब एक दो और क्वेश्चन निपटाते हैं। ये देखो, अब इसको पढ़िए क्वेश्चन को। आईआईटी में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर डज नॉट शो द बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्सोट्रोप? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्सोट्रोप का मतलब क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्सोट्रोप किसको बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन वाले को। कल पढ़ाया है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। अब आप बताओ इनमें से कौन पॉजिटिव डेविएशन का केस नहीं है? देखो, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपने एसीटोन डाला तो एसीटोन वाटर में आयोनाइज तो होगा नहीं, तो ये पॉजिटिव डेविएशन का केस है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है और उससे कमजोर फोर्स आ रहा है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। ये आंसर नहीं हो सकता। अब यहां देखो, गौर से देखो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाँ अल्कोहल है। अब आप क्लोरोफॉर्म डाल रहे हो, क्लोरोफॉर्म इसमें आयोनाइज तो होगा नहीं, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन का केस है, ये भी पॉजिटिव डेविएशन का केस है। अब देखो, ये पोलर है, ये एसीटोन है। एसीटोन क्या है? पोलर। भाई एसीटोन ऐसे होता है, ये देखो एसीटोन ऐसे होता है, तो ये पोलर है। अब इसमें तुमने क्या किया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाल दिया, ये नॉन पोलर है, इसमें कोई पोलरिटी नहीं है, इसका डाइपोल 0 है, इसका डाइपोल 0 है। तो अभी क्या था? पोलर पोलर इंटरेक्शन था। एसीटोन के अंदर कैसा इंटरेक्शन था? पोलर पोलर। अब जब आपने इसको मिला दिया तो पोलर और नॉन पोलर इंटरेक्शन हो गया। और पोलर और नॉन पोलर इंटरेक्शन क्या होता है? वीक इंटरेक्शन होता है। पोलर पोलर स्ट्रांग होता है, पोलर पोलर स्ट्रांग होता है, पोलर और नॉन पोलर वीक होता है। तो इसका मतलब यहां पर भी फोर्स डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन का केस है। अब बात आई ये इसकी, देखो फिनॉल क्या है? एसिड है, फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर होता है, और एनिलीन क्या है? बेस है। अब यार ये एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो ये ऐसे करेंगे,
इसने प्रोटॉन रिलीज किया तो ये ऐसा हो गया, और इसने प्रोटॉन गेन किया तो ये ऐसा हो गया। अब देखो क्या फॉर्म हो गए, आयन फॉर्म हो गए, चेक करो, आयन फॉर्म हो गए है। तो पहले इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जगह क्या आ गया, आयन आ गया, तो फोर्स बढ़ गया, और फोर्स बढ़ गया तो कैसा हो गया, निगेटिव डेविएशन। फोर्स बढ़ गया तो ये कैसा हो गया, निगेटिव डेविएशन। और निगेटिव डेविएशन वाले को मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप कहते हैं। निगेटिव डेविएशन वाले को मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप कहते हैं। इसका मतलब इनमें से कौन है जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप नहीं होगा, तो बी। क्यों, क्योंकि बी निगेटिव डेविएशन है, और निगेटिव डेविएशन वाले को मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप कहते हैं। अब ये देखो, इसको देखो, मैच करो, देखो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप का मतलब पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप का मतलब निगेटिव डेविएशन, और डेल्टा V इक्वल टू 0 का मतलब आइडियल। अब वो कह क्या रहा है जरा देखो, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अभी मैंने बताया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का सॉल्यूशन क्या होता है, निगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का सॉल्यूशन क्या होता है, निगेटिव डेविएशन। इसका मतलब फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड ये गलत हो गया, फर्स्ट का थर्ड ये गलत हो गया। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल और वाटर, वाटर में आपने क्या डाला, एथेनॉल, क्या ये एथेनॉल वाटर में आयोनाइज होगा, नहीं, तो पॉजिटिव डेविएशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है और आ क्या रहा है, कोई दूसरा फोर्स, तो बी का क्या है, फर्स्ट, बी का क्या है, फर्स्ट। तो बस ये आंसर हो गया, ये गलत हो गया। बात समझ पाए कैसे किया भाई, मैंने आपको पढ़ाया है वाटर में कुछ भी डालोगे, यदि वो आयोनाइज हो रहा है तो निगेटिव डेविएशन, आयोनाइज नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन। तो वाटर में क्या अल्कोहल आयोनाइज होता है, नहीं, तो बस पॉजिटिव डेविएशन हो गया। अब बेंजीन और टाइलुइन का सॉल्यूशन आइडियल, बेंजीन और टाइलुइन का सॉल्यूशन आइडियल। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि एस्टिक एसिड को जब बेंजीन में डालोगे तो डाइमराइज होगा, एस्टिक एसिड को जब बेंजीन में डालोगे तो डाइमराइज होगा। ये देखिए, कर लोगे, कर लोगे, यस। अब ये देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करिए इसको। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज फाउंड टू बी इतना। अब देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है, तो ये कौन सा प्रेशर हुआ, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर हुआ। कह रहे हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है, इतना है, इट सो दैट द सॉल्यूशन एग्जिबिट। तो सॉल्यूशन कैसा डेविएशन शो करेगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 100 है। अब राउल्ट्स लॉ का प्रेशर निकाल लो, तो राउल्ट्स लॉ का प्रेशर क्या होता है, राउल्ट्स लॉ का प्रेशर होता है PA नॉट का ये प्लस PB नॉट का बी। अब वैल्यू डाल दो, 80 प्लस 0.5, 100 प्लस 0.5। अब 0.5 का मतलब होता है आधा, हाफ, तो ये 40 हो गया, और ये आधा 50 हो गया, तो ये 90 आ गया, 90। तो राउल्ट्स लॉ का प्रेशर कम है और एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ज्यादा है। तो यदि एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ा है, और प्रेशर बढ़ने को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। प्रेशर बढ़ने को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, है ना। प्रेशर बढ़ने को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अब आ जाओ, देखो अब गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग गैस को लिक्विड में डाल रहे हैं। ये देखिए, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का मतलब आपके पास लिक्विड है, आप उसमें गैस डाल रहे हो। तो जब लिक्विड में गैस डालोगे तो देखो क्या होगा, ध्यान दीजिए, लास्ट एंड फाइनल हेडिंग है ये हमारी। ये देखो, ये हमारा कंटेनर है,
और ये हमारा लिक्विड है। ये देखिए, अब इसमें आपने गैस डाल दी, तो कुछ गैस डिसॉल्व हो गई ऐसे, और उनमें आ गया इक्विलिब्रियम। ये देखिए, आप गैस को क्या कर रहे हो, लिक्विड में डाल रहे हो, तो गैस डिसॉल्व हो जाएगी। ये गैस है और ये डिसॉल्व गैस है, ये जो डिसॉल्व हो गई है, और ये अनडिसॉल्व है। ये देखो, तो जब गैस को लिक्विड में डालोगे तो कुछ गैस डिसॉल्व हो जाएगी, कुछ गैस डिसॉल्व नहीं होगी, और उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है। अब जब कोल्ड ड्रिंक को आप कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व की जाती है, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व नहीं होती है। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में बन रही है, अनडिसॉल्व गैस और डिसॉल्व गैस के बीच में इक्विलिब्रियम बन रही है। ठीक है, अनडिसॉल्व गैस और डिसॉल्व गैस के बीच में इक्विलिब्रियम बन रही है। ये देखो, ये इक्विलिब्रियम बन रही है। अब ये इक्विलिब्रियम होगी कैसे, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तो देखो, गैस कब डिसॉल्व होती है, गैस तब डिसॉल्व होगी जब लिक्विड का मॉलिक्यूल और गैस के मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन हो, तभी तो गैस डिसॉल्व होगी। भाई गैस कब डिसॉल्व होगी, जब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स फॉर्म हो, ऐसे। तो अट्रैक्शन फोर्स फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी निकलेगी। अट्रैक्शन फोर्स फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी निकलेगी। तो डेल्टा एच कैसा होगा, माइनस होगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, गैस पानी में कब डिसॉल्व होगी, जब पानी के मॉलिक्यूल और गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। जब पानी के मॉलिक्यूल और गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बनेगा, अट्रैक्शन फोर्स बनेगा, तो देखो किसी भी तरह का फोर्स फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी निकलती है, और किसी भी तरह का फोर्स ब्रेक कर रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहां पर आप फोर्स फॉर्म कर रहे हो तो एनर्जी निकलेगी, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, अनडिसॉल्व गैस और डिसॉल्व गैस के बीच में, और ये इक्विलिब्रियम कैसा है, एक्सोथर्मिक है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? जब मैं गैस को पानी में डाल रहा हूं और कंटेनर क्लोज है, तो जब मैं गैस को पानी में डाल रहा हूं तो कुछ गैस डिसॉल्व हो गई है, कुछ गैस नहीं डिसॉल्व हुई है, और एक समय आएगा कि उनके बीच में इक्विलिब्रियम बन जाएगी। इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में आएगी, अनडिसॉल्व गैस और डिसॉल्व गैस के बीच में। और ये इक्विलिब्रियम कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। ये इक्विलिब्रियम कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। अब गैस इसमें सॉल्युबल हो रही है, तो कितना सॉल्युबल हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि कोई भी गैस कितनी सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किन बातों पे डिपेंड करती है, तो देखो ये डिफिनीशन क्या होती है, देखो अमाउंट ऑफ गैस dissolve in amount of gas dissolve in 100 gram of solvent। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितनी गैस डिसॉल्व हो रही है, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, है ना। अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। कि कितनी सॉल्युबिलिटी है, आप ग्राम की जगह ml भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा
सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, वाटर, और वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो 100 ml भी लिख सकते हो। अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्वेबिलिटी। तो सॉल्वेबिलिटी की जर्नली यूनिट क्या होती है? सॉल्वेबिलिटी की यूनिट होती है ग्राम पर ml। ये देखो, क्यों? अमाउंट है, तो अमाउंट हम जर्नली किस में लिखते हैं? ग्राम पर ml में लिखते हैं। यदि सॉल्वेबिलिटी को मोल पर लीटर बनाना है तो क्या करोगे? यदि सॉल्वेबिलिटी को ग्राम से मोल पर लीटर बनाना है तो क्या करोगे? तो ग्राम से मोल पर लीटर बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, है कि नहीं? तो सॉल्वेबिलिटी की एक यूनिट ये भी होती है, मोल पर लीटर। दोनों है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। यदि मोल में डिसॉल्व करा रहा है तो मोल पर ml हो गई, और उसमें डिसॉल्व करा रहा है, ग्राम में डिसॉल्व करा रहा है तो ग्राम पर ml हो गई। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब गौर से मेरी बात एक एक करके समझिएगा। एक्सोथर्मिक क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। यदि कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखो जरा बच्चों, अब कौन कौन से फैक्टर सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस को इंपैक्ट करेंगे, अब हमें यह पढ़ना है। कौन कौन से फैक्टर सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस को इंपैक्ट करेंगे, एक एक करके हमें यह पढ़ना है। तो गैस देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले मैं आपको टेम्परेचर का इफेक्ट बताता हूं सॉल्वेबिलिटी पे, कि सॉल्वेबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो गौर से सारे बच्चे सुनिएगा। देखो, इक्विलिब्रियम ऑलवेज shifted endothermic side when temperature of system increases। यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमेशा एंडोथर्मिक की साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। ये क्या है? ये ली चटेरियल प्रिंसिपल है। ये क्या है? ये ली चटेरियल प्रिंसिपल है। ली चटेरियल प्रिंसिपल में बताया गया था कि यदि कोई इक्विलिब्रियम है, अभी आप आगे पढ़ोगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, अभी आप केमिकल इक्विलिब्रियम में इसको पढ़ोगे। यदि कोई इक्विलिब्रियम है, तो देखो, यदि कोई इक्विलिब्रियम है और उस इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर बढ़ाते हो, यदि कोई इक्विलिब्रियम है और आप उस इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो हमेशा इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर एंडोथर्मिक साइड हो। तो अब जैसे ये देखो इक्विलिब्रियम है, अब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? जिधर एंडोथर्मिक है। तो इधर से इधर क्या है? एक्सोथर्मिक। इधर से इधर क्या है? एक्सोथर्मिक। तो इधर से इधर क्या होगी? एंडोथर्मिक। भाई ए से बी एक्सो है तो बी से ए एंडो होगा। तो यदि तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो डिसॉल्व गैस अनडिसॉल्व गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डिसॉल्व गैस जब अनडिसॉल्व गैस में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब सॉल्वेबिलिटी कम हो गई। क्यों? जब इधर जाओगे तब सॉल्वेबिलिटी बढ़ेगी ना। आप तो अपोजिट जा रहे हो। जो गैस डिसॉल्व थी वो भी बाहर आ गई, तो सॉल्वेबिलिटी कम हो गई। तो यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट होगा?
यदि कहीं पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमेशा इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की साइड में जाएगा, और लेफ्ट टू राइट एक्सोथर्मिक है तो राइट टू लेफ्ट एंडोथर्मिक होगा। तो इसलिए क्या होगा, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगी। इसका मतलब सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका मतलब सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्टेड एंडोथर्मिक साइड व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, थोड़ा सा इंक्रीजेस लिख देता हूं, नहीं तो बच्चे सोचेंगे इसके बाद लिखा क्या है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, ये देखो। तो क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी डिक्रीज होगी? क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर एंडोथर्मिक हो। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर एंडोथर्मिक हो, और बैकवर्ड डायरेक्शन हमारी एंडोथर्मिक है। बैकवर्ड डायरेक्शन हमारी एंडोथर्मिक है। लेफ्ट टू राइट एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड डायरेक्शन हमारी एंडोथर्मिक है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई सबको? इतनी बात क्लियर हो गई कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर का क्या क्या कोई इफेक्ट पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि फोर्स का ऑर्डर ये होता है, आयन फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर पोलर पोलर होता है, फिर नॉन पोलर होता है। पोलर नॉन पोलर लिख देता हूं, पोलर नॉन पोलर, फिर नॉन पोलर होता है। ये फोर्स का ऑर्डर है। तो यदि कोई गैस पानी में डालने पर आयोनाइज हो रही है, यदि कोई गैस पानी में डालने पर आयोनाइज हो रही है, या गैस पानी में डालने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रही है, तो उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी दूसरों से। क्यों? आयोनाइज हो रही है तो क्या है, फोर्स बढ़ रहा है, और फोर्स बढ़ेगा तो आसानी से सॉल्युबल होगा। जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा गैस सॉल्युबल होगी। तो जरा देखो, जैसे पानी में आप HCl गैस को डाल दो, HCl गैस को यदि आप पानी में डालते हो तो सॉल्बिलिटी इंक्रीज करेगी। सॉल्बिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि ये पानी में आयोनाइज हो जाती है। ये पानी में आयोनाइज हो जाती है। आप जानते हो कि HCl को पानी में आयोनाइजेशन होता है, तो HCl का पानी में आयोनाइजेशन होता है, इसलिए क्या है, सॉल्बिलिटी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि ये पानी में जाके आयन बना रही है और फोर्स बढ़ रहा है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में फोर्स बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, है कि नहीं? सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है? अब एक रूल देखो, जरा ध्यान दीजिएगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है? इसको जरा समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगी,
पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगी, मोर सॉल्युबल, लाइक डिसॉल्व लाइक। गैस भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगी। नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगी। और अपोजिट कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, अपोजिट कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये देखिए, यदि आपने पोलर गैस को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, उल्टा ये देखो ऐसा कर दिया, या नॉन पोलर गैस को पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, अपोजिट कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेस सॉल्युबल होगा। इसको कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट क्या है? जिस तरह की गैस है उसी तरह के सॉल्वेंट में डालोगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, जिस तरह की गैस है उसी तरह के सॉल्वेंट में डालोगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी। यदि अपोजिट हो गया तो सॉल्युबिलिटी कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं गौर से देखो, यदि मैं देखो मेथेन को वाटर में डालता हूं, इन वाटर, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, लेस सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि मेथेन नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। मेथेन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, तो आप नॉन पोलर गैस को पोलर सॉल्वेंट में डाल रहे हो तो सॉल्युबिलिटी कम है। मगर यदि इसी मेथेन को मैं बेंजीन सॉल्वेंट में डाल दूं, बेंजीन सॉल्वेंट में, तो ये मोर सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि दोनों नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है, मेथेन भी नॉन पोलर है। तो क्या हुआ? लाइक डिसॉल्व लाइक हो गया। बेंजीन भी नॉन पोलर है, मेथेन भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर गैस को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ये देखो। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मेथेन है और सल्फर डाइऑक्साइड है, दो गैस है, अब वाटर में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? अब वाटर में सॉल्युबल किसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी? ए मीथेन की, ए बी SO2 की। अब देखो वाटर हमारा कैसा है? पोलर है। वाटर कैसा है बच्चों? पोलर है। मेथेन नॉन पोलर है, और ये क्या है? पोलर। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास एक लोन पेयर है, ये ऐसा फिगर होता है, ये देखो। अब वाटर पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। अब गैस कौन सी पोलर है? पोलर सॉल्वेंट में पोलर गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, और गैस कौन सी पोलर है? SO2 गैस पोलर है। सर पोलर कैसे पता चलेगा, नॉन पोलर कैसे पता चलेगा? हाँ, यहां पर डाउट आना लाजमी है और सही है। देखो मैं पढ़ा तो देता हूं मगर इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में। देखिए, जिसका डाइपोल 0 होता है वो नॉन पोलर होता है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। यदि डाइपोल मूवमेंट 0 है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और यदि उसका डाइपोल मूवमेंट है तो वो पोलर मॉलिक्यूल है। तो कोई गैस पोलर है या नॉन पोलर, वो उसके डाइपोल मूवमेंट से पता चलता है। डाइपोल मूवमेंट कंप्लीट हेडिंग मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा। ये देखिए, तो कोई भी गैस पोलर है या नॉन पोलर ये पता चलता है इससे। यदि उस गैस के पास डाइपोल मूवमेंट है तो वो नॉन पोलर है, पोलर है, और यदि उसके पास डाइपोल मूवमेंट नहीं है तो वो नॉन पोलर है। अब बच्चा कह रहा है सर डाइपोल मूवमेंट कैसे पता चलेगा? तो यार ये पूरी एक हेडिंग है, इस पूरी एक हेडिंग को पढ़ाने में कम से कम 2 क्लास लगती है।
तो ये केमिकल बॉन्डिंग में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी आप लोग इतने से काम चला लो, केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इसको केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में करेंगे। डिटेल में बिल्कुल कराया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में, आप परेशान ना हो। अभी आप इतने से काम चला लें, ठीक है। अभी इस पर वैसे इस पे क्वेश्चन भी नहीं आते, मगर वहां पे जब पढ़ा दूंगा तो यहां अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इतनी बात बताई, मैंने आपको इतनी बात बताई कि यदि किसी गैस को लिक्विड में डाल रहे हो तो अनडिजॉल्व गैस और डिजॉल्व गैस के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और जो गैस डिसॉल्व हो रही है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्बिलिटी से, कि कितनी गैस 100 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में मैंने बताया कि जिस तरह की गैस है उसी तरह के सॉल्वेंट में डालोगे तो ज्यादा सॉल्युबल होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगी, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगी। इतनी बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं। अब हम बताने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है। देखो इसका क्वेश्चन यहीं से आता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर से आता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब गौर से सारे बच्चे समझेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को ही कहा जाता है हेनरीज लॉ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को ही कहा जाता है हेनरी लॉ। तो देखो जरा क्या होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बताता हूं, गौर सुनिएगा। इक्विलिब्रियम shifted to that direction mole of gas decreases when pressure increases due to Le Chatelier principle। ये देखो ली चटेरियल प्रिंसिपल में बताया गया है कि प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर गैस के मॉलिक्यूल कम हो, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर गैस के मॉलिक्यूल कम हो रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो। अब हमारे पास ये इक्विलिब्रियम था, कौन सा, अनडिजॉल्व गैस और डिजॉल्व गैस। अब गैस के मॉलिक्यूल कम किधर है, इधर। क्यों, यहां पर गैस के मॉलिक्यूल नहीं है, यहां पर गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में चले गए हैं, यहां पर गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में चले गए। तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। सो इट मींस इक्विलिब्रियम शिफ्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल कम है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल कम है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब गैस ज्यादा डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब गैस क्या है, ज्यादा डिसॉल्व हो रही है। तो ये बात आ रही है कि यार प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर ऑफ गैस यदि बढ़ाते हो तो सॉल्बिलिटी इंक्रीज करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्बिलिटी इंक्रीज करती है। ये देखो, क्यों, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, और प्रेशर बढ़ाने पर यदि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज कर गई। क्यों, इसका मतलब ज्यादा गैस सॉल्युबल हो रही है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा गैस सॉल्युबल हो रही है, तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज कर रही है।
अच्छा, हाँ, तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्बिलिटी इंक्रीज करती है। तो हेनरी ने बताया कितनी सॉल्बिलिटी बढ़ेगी कितना प्रेशर बढ़ाने पर। हेनरीज लॉ क्या बताता है? हेनरीज लॉ ये बताता है कि कितनी सॉल्बिलिटी बढ़ेगी प्रेशर बढ़ाने पर। प्रेशर बढ़ाने पर कितनी सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है। और कैसे बताता है? देखो, इन्होंने बताया प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली proportional to pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas in solution. Pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas in solution. हेनरी ने बताया जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, जरा देखो, मतलब ये है, ये देखिए, ये देखो, यदि लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, ये देखो, यदि लिक्विड के मोल वाटर के मोल इतने हैं और इसमें जो तुमने गैस डिसॉल्व की है, ये अनडिसॉल्व है, ये अनडिसॉल्व है। तो जो तुमने गैस डिसॉल्व की है उसके मोल इतने हैं, उसके मोल कितने हैं? इतने। तो हेनरी ने बताया कि गैस का प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन गैस का डिसॉल्व होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हेनरी कांस्टेंट कहा गया है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हेनरी कांस्टेंट कहा गया है। ये देखिए ऐसे, वेयर ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन क्या है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो, ये आएगी। KH क्या है? KH हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी को रिगार्ड करने के लिए इसका नाम रख दिया गया हेनरी कांस्टेंट। और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। मतलब हर गैस का हेनरी कांस्टेंट अलग अलग होगा। और साथ साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। देखो, मैंने आपको क्या पढ़ाया? जिस गैस का मोल फ्रैक्शन होगा उसी गैस का प्रेशर रखोगे। मान लो एक से ज्यादा गैस डाल दी गई। मान लो ये जैसे ए टाइप की गैस है, ये ए गैस है। अब मान लो इसी में मैंने बी गैस भी डाल दी, गैस का मिक्सचर डिसॉल्व करा दिया। गैस का मिक्सचर ऐसे, ये देखो, गैस का मिक्सचर डिसॉल्व कराया है। तो ये पूरी क्या है? गैस है।
ये पूरी गैस मिक्सचर है। अब इसमें दो टाइप की गैस डिसॉल्व करा रहे हो, ये देखिए। तो जिस गैस का प्रेशर रखोगे उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट रखोगे और उसी गैस का मोल फ्रैक्शन रखोगे। ध्यान रखिए फार्मूला लगाना कैसे है। जिस गैस का प्रेशर रखोगे उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट रखोगे, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन रखोगे इन सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, जिस गैस का प्रेशर रखोगे, जिस गैस का प्रेशर रखना है, रखोगे, उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट और उसी गैस का मोल फ्रैक्शन, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन रखना है। ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। ये देखिए, तो हेनरी ने क्या बताया? हेनरी ने बताया कि यार जब आप गैस का प्रेशर बढ़ाओगे, रिंकू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस भी लिख सकते हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो मोल ऑफ गैस भी बढ़ेंगे, मगर फार्मूला मोल फ्रैक्शन के टर्म में है। ठीक है, तो हेनरी ने बताया कि यदि आप गैस का प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस बढ़ती है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने बताया कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ेगी इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट आया जिसको हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू गैस ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वाटर। अब गौर से मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, जिस गैस का प्रेशर रखोगे उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट रखोगे, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन रखोगे। अब देखो कुछ मैं रिलेशन पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगले पेज पे चलता हूं। देखो गौर से सुनिए सारे, एक सेकेंड। देखिए बच्चों, हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो सॉल्बिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, जो सॉल्बिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी आपने बताया हेनरी कांस्टेंट में कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अब जो सॉल्बिलिटी है वो हेनरी कांस्टेंट के कैसे है? तो सॉल्बिलिटी हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? यदि कोई बच्चा पूछता है कि हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, तो देखो हमारी इक्वेशन ये है, ध्यान दो, हमारी इक्वेशन ये है। तो सॉल्बिलिटी इक्वल टू क्या आ गया, बताओ जरा? सॉल्बिलिटी इक्वल टू ये आ गया, ये देखो। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्बिलिटी को। तो सॉल्बिलिटी और हेनरी कांस्टेंट क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। चेक करो, ये देखो, ये इधर है, ये इधर है। तो सॉल्बिलिटी और हेनरी कांस्टेंट कैसे आ रहे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे खूब क्वेश्चन आता है। सॉल्बिलिटी और हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। अच्छा, अब देखो हेनरी कांस्टेंट और टेम्परेचर कैसे आ रहे हैं? अब आप बताओ, हेनरी कांस्टेंट और टेम्परेचर, ये ओ यहां पे गलत लिखा है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। आप लोग कमेंट भी कर रहे हो, है ना? मैं हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ 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 बेटा, बिल्कुल सही है अहमद, मैंने गलत लिख दिया था। तो देखो, सॉल्बिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉल्बिलिटी हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हेनरी कांस्टेंट और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हेनरी कांस्टेंट और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? आपने लिखाया है कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो जब टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ये चारों पॉइंट ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाते हैं।
ये चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो यार, इन पर क्वेश्चन और इनके ग्राफ। अब देखो ग्राफ, अभी मैं क्वेश्चन पे भी चलता हूं, पहले ग्राफ बना दूं। देखो ग्राफ, देखिए आपसे दो ग्राफ पूछे जा सकते हैं आपको परेशान करने के लिए। कौन कौन से दो ग्राफ पूछे जा सकते हैं, तो देखना जरा बच्चों। देखिए, एक है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वर्सेस प्रेशर ऑफ गैस। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वर्सेस प्रेशर ऑफ गैस का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। क्यों? अरे भाई इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है, प्रेशर ऑफ गैस, हेनरी कांस्टेंट ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये क्या हो गया, वाई एक्सेस, ये क्या हो गया, एक्स एक्सेस, तो ये क्या हो गया, स्लोप। तो ये जो स्लोप है ये क्या बता रहा है, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट। स्लोप की वैल्यू हेनरी कांस्टेंट के बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बराबर है। ये देखो ग्राफ ऐसा आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। क्लियर, क्लियर। अब कभी कभी हम बच्चों को फंसा देते हैं, कैसे, देखो हम पूछ लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और प्रेशर ऑफ गैस के बीच का ग्राफ। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और प्रेशर ऑफ गैस के बीच का ग्राफ। अब आप मुझे बताओ, आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का सम क्या होगा, 1 के बराबर। क्यों, क्यों, अब बताओ, यहां पे एक गैस है, अभी मैंने दो गैस ले रखी है, जनरली एक गैस होती है। चलो पीछे वाले फिगर पे चलते हैं, क्योंकि इसमें मैंने दो गैस ले लिए हैं। पीछे वाला फिगर कहां है, अब देखो यहां पे एक गैस है और एक वाटर है, तो यहां पे गैस का मोल फ्रैक्शन प्लस वाटर के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा ना। क्यों, क्योंकि दो ही चीजें हैं, सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूशन में वाटर के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। हाँ, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का सम 1 है। तो जरा बताओ, गैस के मोल फ्रैक्शन की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस वाटर का मोल फ्रैक्शन। हाँ, तो जब इक्वेशन में आपका ग्राफ पूछा जा रहा है वाटर के मोल फ्रैक्शन और गैस के प्रेशर के बीच में, तो इक्वेशन भी तो इन्हीं के बीच में होनी चाहिए, है कि नहीं भाई। जिसके बीच में ग्राफ पूछेगा उसी की इक्वेशन से आप कंपेयर करा पाओगे। तो देखो मैं कंपेयर करा रहा हूं, इस चीज को रफ कर रहा हूं, ये तो मैंने इधर समझा दिया है। अब देखो इसकी जगह आप क्या डाल दोगे, आप इसकी जगह डाल दोगे ऐसे, हम काये की जगह डाल सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो इक्वेशन कैसी आ गई, देखो इक्वेशन कैसी आ गई, सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया तो आप दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि नीट में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, नीट में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, मगर आएगा नहीं ये हम में से कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है, जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सारे बच्चे जरा ध्यान रखें, देखो एक फार्मूला ये है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के टर्म में है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के टर्म में है। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो, देखिए ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, तो ये एम हो गया और ये सी हो गया, ये देखो। तो यार इक्वेशन कैसी आ रही है, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप ये आता है ग्राफ, ये आता है ग्राफ, और ये बनता है स्लोप। तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा, देखो स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा स्लोप होगा लाइन उतनी ज्यादा कर्व होगी, ये देखो
ऐसा ग्राफ आएगा। क्यों? यहां n की वैल्यू क्या है, ये देखो KH, और ये इंटरसेप्ट है, ये वैल्यू KH है, ये इंटरसेप्ट है, C है ना, C इंटरसेप्ट होता है। तो आपको ग्राफ में ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राफ का क्वेश्चन इस तरह का है या इस तरह का है। तो जोश में मत रहिएगा, ये वाला ग्राफ एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये ग्राफ एनसीईआरटी में है और ये ग्राफ नहीं है। तो जर्नली लोग ये वाला ग्राफ पढ़ाते हैं, ये वाला ग्राफ नहीं पढ़ाते। मगर यदि अचानक उसने ग्राफ को पलट दिया ना तो तुम आंसर गलत कर दोगे, क्योंकि जोश जोश में तुम ये ग्राफ बना दोगे। तो ध्यान रखना, गैस के मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ है या वाटर के मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास। एक क्वेश्चन तो इस तरह से आता है, एक क्वेश्चन तो इस तरह से आता है। देखो ये मोल फ्रैक्शन आप गैस है, ये प्रेशर आप गैस है, ये गैस A है, ये गैस B है। अब मैं पूछता हूं, हेनरी कांस्टेंट ऑफ गैस A एंड गैस B इज, तो हम कह रहे हैं गैस A का हेनरी कांस्टेंट और गैस B के हेनरी कांस्टेंट बराबर है। एक मैं कह रहा हूं यार गैस A का हेनरी कांस्टेंट बड़ा है गैस B के हेनरी कांस्टेंट से, एक मैं कह रहा हूं गैस B का हेनरी कांस्टेंट छोटा है गैस A के हेनरी कांस्टेंट से। ये देखिए अब कौन सा सही है। तो भाई हेनरी कांस्टेंट क्या है, स्लोप के बराबर है। ग्राफ किसके बीच में आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा। क्यों? क्योंकि स्लोप के बराबर है हेनरी कांस्टेंट। क्योंकि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है। तो स्लोप किसका ज्यादा है, ए का। तो जब स्लोप ए का ज्यादा है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी, है ना। अब देखो यदि क्वेश्चन ऐसा आ गया, ये आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस। अब इसमें लिखा नहीं है क्योंकि मैं नीट में कराता था। पहले बच्चे क्या है, जेई का क्वेश्चन कराओ तो रोने लगते थे, तो मैं जेई हटा देता था। क्वेश्चन में कराता था मगर जेई हटा देता था, जैसे बच्चों को डर ना लगे। ये क्वेश्चन जेई में आया है 2019 या 20 में, और आपके पेपर में कभी भी आ सकता है। मगर मैं जब पहले कराता था तो हटा देता था। क्यों? क्योंकि बच्चे कहते थे कि यार नीट वाले पेपर में जेई का क्या काम। अब वो अब करते हैं, क्यों? क्योंकि अब फट चुका है ना, अब फट चुका है पेपर। वही मैं कह रहा हूं, टीचर लोग भी कहने लगे कि अरे यार जेई के क्वेश्चन भी कराऊंगा। अरे भाई जब पेपर में आएगा तब तुम कराओगे, तो इसका मतलब यार तुम एग्जामिनर से 2 कदम पीछे चल रहे हो, और 2 कदम पीछे टीचर थोड़ी चल सकता है, बच्चा चल सकता है। फिर तुम किस बात के टीचर। तुम्हें तो पहले से तैयारी रखनी चाहिए कि नहीं यार ऐसा पेपर पूछा जाएगा तो मेरा बच्चा फंसना ना चाहिए, मेरे बच्चे को सब आना चाहिए। तो हाँ, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को जरा देखो। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस नहीं लिखा है। चेक करो। हाँ, वो पूछ रहा है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैस W, 4 गैस है, एक W नाम की गैस है, एक X नाम की है, एक Y नाम की है, एक Z नाम की है। द हेनरी कांस्टेंट, अब इनके हेनरी कांस्टेंट दिए हैं, इसका 0.5 है हेनरी कांस्टेंट, इसका 2 है, इसका 35 है, इसका 40 है रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट प्लॉट ऑफ द गिवन डाटा इज। अब यदि गैस, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच में ग्राफ है,
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच में ग्राफ है, तो इक्वेशन ये है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है उसकी इक्वेशन ये है। तो यार जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा, ये देखो। और स्लोप कैसा होगा? निगेटिव। तो ये ग्राफ गलत हो गया क्योंकि स्लोप निगेटिव है, ये तो पॉजिटिव स्लोप है। ये ग्राफ गलत हो गया क्यों? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप निगेटिव होगा। ग्राफ ये सही है, ये सही है। अब इनमें से कौन सा सही है? हेनरी कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका है? ये देखो, हेनरी कांस्टेंट सबसे ज्यादा है जेड का, तो स्लोप सबसे ज्यादा जेड का होना चाहिए। अब देखो स्लोप क्या होता है? ये एंगल स्लोप होता है, ये एंगल स्लोप होता है, ये एंगल स्लोप होता है। तो सबसे ज्यादा जेड को झुका होना चाहिए। अब देखो यहां जेड सबसे कम झुका है, जेड से ज्यादा स्लोप तो एक्स का है, तो ये तो गलत है। जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो जेड का स्लोप सबसे ज्यादा होना चाहिए, और यहां स्लोप एक्स का सबसे ज्यादा है और जबकि एक्स की वैल्यू कम है, तो ये गलत है। अब ये ग्राफ सही है। सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? जेड का। फिर किसका है? वाई का। फिर एक्स का और फिर डब्ल्यू का। तो ए ग्राफ चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? इस क्वेश्चन को करो, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है। आंसर बताओ इसका, आप लोग बताओगे। आंसर बताओ बच्चों। अब देखो डिफरेंट गैसेस है, डिफरेंट केएच, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। क्यों? मैंने आपको पढ़ाया है कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। तो डिफरेंट गैसेस है, डिफरेंट हेनरी कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरी कांस्टेंट नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट चाहिए। हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट ए गिवन प्रेशर, हायर इज द सॉल्बिलिटी। हेनरी कांस्टेंट और सॉल्बिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये गलत है, मैंने अभी लिखाया है। हेनरी कांस्टेंट और सॉल्बिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, फॉल्स स्टेटमेंट है। और हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही चाहिए। देखो देखो स्टार भी बना रखा है। और यहां क्या कह रहा है? जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट उतनी ज्यादा सॉल्बिलिटी। हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट ए गिवन प्रेशर, हायर इज द सॉल्बिलिटी, ये तो रॉन्ग हो गया। वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, ये सही है। टेम्परेचर और के एच एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मैंने अभी लिखाया है। टेम्परेचर और के एच एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मैंने लिखाया है, ट्रू। और ये भी ट्रू है। ये हेनरी कांस्टेंट का स्टेटमेंट है, हेनरी ला का। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। तो यही तो हेनरी ला है, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी जेई का क्वेश्चन है और अच्छा खासा टफ क्वेश्चन है। ये जेई का क्वेश्चन है, अच्छा खासा टफ क्वेश्चन है, सारे बच्चे अच्छे समझेंगे। ये जेई का क्वेश्चन है, अच्छा खासा टफ क्वेश्चन है, सारे बच्चे अच्छे समझेंगे और मैं 2 मिनट में कर दूंगा। आप बस कॉन्सेप्ट यदि आपको ध्यान है तो देखो, द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज इतनी। नाइट्रोजन गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है, कितना दिया है? 1.0 इंटू 10 की पावर 5 एटमॉस्फेयर दिया है, हाँ दिया है। अच्छा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन एयर में दिया है। एयर क्या है? गैस का मिक्सचर।
एयर क्या है, गैस मिक्सचर है, बहुत सारा कुछ होता है इसमें। इसमें इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.8 है, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 प्रेशर। अब देखो जरा बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वो कह रहा है कि वाटर में मैंने एयर डिजॉल्व कराई है, वाटर में मैंने एयर डिजॉल्व कराई है, ये वाटर है, वाटर के मोल कितने दिए हैं, वाटर के मोल दिए हैं 5 मोल। द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर, सॉरी 10 मोल दिए, 5 नहीं दिए, 10 मोल दिए। 10 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर 5 एटमॉस्फेरिक है। तो देखो वाटर, एयर में कौन कौन सी गैस होती है, एयर में ऑक्सीजन गैस भी होती है, एयर में नाइट्रोजन गैस भी होती है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, एयर में वाटर वेपर भी होते हैं, है ना, बहुत सारी गैसें होती हैं। तो ये सारी गैसें हमारी हैं, इनके बीच में इक्विलिब्रियम है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम है, ये पूरा एयर है, ये देखो। और एयर का प्रेशर दे रखा है, प्रेशर ऑफ एयर मतलब टोटल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस दिया है, एयर का प्रेशर मतलब सभी गैस का प्रेशर। इसमें से नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होगी, ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होगी, बहुत सारी चीजें डिसॉल्व होंगी। मगर मेरे से पूछ रहा है कितने मोल नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, जिस गैस का, देखो जिस गैस का प्रेशर रखोगे उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट रखोगे और उसी गैस का मोल फ्रैक्शन रखोगे। आपको नाइट्रोजन के मोल चाहिए तो नाइट्रोजन का प्रेशर रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन का हेनरी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन का हेनरी कांस्टेंट दिया है 1 × 10⁵। अब मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर, ये आ गया नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। अब हमें कहीं से प्रेशर मिल जाए, क्यों, मोल ऑफ वाटर तो दिया है, हमें कहीं से प्रेशर मिल जाए, किसका, नाइट्रोजन का। ये प्रेशर नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर सारी गैस का प्रेशर है, चेक करो, एयर का प्रेशर है, नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं है, और एयर में बहुत सारी गैस है, तो ये सभी गैस के प्रेशर का सम है। ये जो 5 एम्पियर 5 एटमॉस्फेयर दिया है, ये सभी गैस के प्रेशर का सम है। क्यों, क्योंकि ये एयर का प्रेशर है। तो नाइट्रोजन का प्रेशर कैसे मिलेगा, तो देखो आप लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, नाइट्रोजन का प्रेशर, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन एयर में कितना है, 0.8, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन एयर में कितना है, 0.8, और एयर का प्रेशर टोटल कितना है, 5। तो नाइट्रोजन का प्रेशर आया 4 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर में से नाइट्रोजन इतना प्रेशर लगा रहा है, क्यों, जिसका प्रेशर उसी का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कहां, एयर में, तुम एयर में प्रेशर निकाल रहे हो, तो एयर में नाइट्रोजन का कितना मोल फ्रैक्शन है और टोटल प्रेशर कितना है, तो एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 है और टोटल प्रेशर ऑफ एयर कितना है, 5, तो 8 × 5 = 40, 4 आ गया, वो आप यहां रख दो। यहां पर भी थोड़ा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, हेनरी कांस्टेंट और प्रेशर की यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट भी तो कटेगी, क्यों, मोल फ्रैक्शन की यूनिट होती नहीं है, तो इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो ये भी एटमॉस्फेयर में, ये भी एटमॉस्फेयर में। अब देखो ये आ गया 4, ये है 10⁵। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ये कर सकते हैं,
नाइट्रोजन के मोल को निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? देखो जितने भी आंसर है सब क्या है, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6। इसका मतलब नाइट्रोजन ना के बराबर है, और जबकि वाटर के मोल कितने हैं, 10। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने नाइट्रोजन के मोल को निग्लेक्ट कर दिया, जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 4 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर कितने हैं, 10। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन आ गए 4 इंटू 10 की पावर -4। मोल ऑफ नाइट्रोजन आ गए 4 इंटू 10 की पावर -4। ए इज द करेक्ट आंसर। इसको इधर ले आया तो 10 का मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब टफ क्वेश्चन है, इजी नहीं है। उसने 2-3 जगह फंसा रखा है कि आपको नाइट्रोजन का प्रेशर ही नहीं दे रखा है। अब नाइट्रोजन गैस का प्रेशर निकाला कैसे जाए? तो पूरी गैस में नाइट्रोजन कितना प्रेशर लगा रहा है, तो पूरी गैस में नाइट्रोजन कितना प्रेशर लगा रहा है, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन इन एयर इनटू टोटल प्रेशर ऑफ एयर। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आ गया कि पूरे प्रेशर में नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, और फार्मूला ये है जिसका प्रेशर रखोगे उसी का मोल फ्रैक्शन, उसी का हेनरी कांस्टेंट। अब आ गया नाइट्रोजन के मोल जो एयर में डिसॉल्व है। ये हमारा हेनरी लॉ भी खत्म हो गया है। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन, इसके तो मैंने सारे जेई के ही कराए। ये देखो, ये भी जेई का था, ये भी जेई का है, ये भी जेई का है। ये मैंने अपनी तरफ से कराया है। नीट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू में कराऊंगा। अब देखिए, ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब मैं आपको क्या क्या दूंगा बता देता हूं। चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आप सभी बच्चे टेलीग्राम से क्या क्या वो कर लोगे, मैं आज शाम तक डाल दूंगा टेलीग्राम पे। देखो, कंप्लीट क्यूएसडी सीट डाल दूंगा, कंप्लीट क्यूएसडी सीट डाल दूंगा पूरे चैप्टर की, ठीक है। जेई मेंस के क्वेश्चन की सीट डाल दूंगा पूरे चैप्टर की, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है। तो अब आप इसको करो। जेई मेंस के क्वेश्चन की सीट डालूंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन की, पीवाईक्यू की, आप ये कर लोगे। नीट के पीवाईक्यू की सीट डाल दूंगा मैं, नीट पीवाईक्यू की सीट दे दूंगा आपको, आप ये करोगे। चैप्टर का टेस्ट क्लास में कराएं कि आपको दे दें और फिर किसी दिन डिस्कस कर लें। चैप्टर वाइज टेस्ट मैं अपनी तरफ से अलग से कराता हूं, तो ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूं कि क्लास में डिस्कस करूं, मतलब क्लास में लूं, आप ये बताओ मुझे पहले, आप ये चीज मुझे बताओ। और नीट एडवांस बुक सारे बच्चे कर लेंगे। अब नीट एडवांस बुक आप कर लो, नीट एडवांस बुक को आप करोगे, आप नीट एडवांस बुक करोगे। और मैं सीएसडी नोट्स डाल दूंगा, सीएसडी नोट्स हैंड रिटन, सीएसडी नोट्स हैंड रिटन, ये सब मैं आज शाम तक टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब आप बताओ टेस्ट का क्या करना है, क्लास में टेस्ट लिया जाए? ओके, ठीक है, एक काम करेंगे, क्लास में टेस्ट ले लेते हैं, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, है ना। क्लास में टेस्ट ले लेता हूं, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा लेता हूं। क्लियर है? या कहो तो संडे को टेस्ट लगा दूं। संडे को इस बार टेस्ट तो होगा नहीं, इस संडे को टेस्ट है आपका, यस या नो बताओ मुझे। इस संडे को टेस्ट नहीं है ना? नहीं। तो इस संडे को मैं लिक्विड सोल्यूशन का टेस्ट लगा दूं और कल क्लास ले लेता हूं, आप बताइए। या फिर उल्टा कर दूं, कल क्लास में टेस्ट ले लेता हूं, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा दूं, क्या करूं बताओ? बताओ क्या करूं, कौन सा सही रहेगा? देखो, ए ऑप्शन है हमारा, कल टेस्ट और संडे एक्स्ट्रा क्लास। और बी ऑप्शन है कल क्लास और संडे टेस्ट। आप बताओ क्या सही रहेगा, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन? आप लोग ऑप्शन बताओ। हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, आप ऑप्शन बताओ, मैं यहां पढ़ रहा हूं ना।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बी कह रहे हैं, सब बच्चे बी कह रहे हैं, तो बस बी होगा, बस बी। ठीक है, बस बी। मैं टेस्ट का टाइमिंग भी डाल देता हूं, आप लोग आराम से 2 बजे से टेस्ट देना, 1 घंटे का टेस्ट होगा, 2 बजे से 3 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन का क्विज के फॉर्म में 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। क्लियर है? सारे बच्चे अच्छे से ईमानदारी से टेस्ट देंगे और सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि 16 से ज्यादा क्वेश्चन सही हो, 16 से ज्यादा क्वेश्चन सही हो, अबव 16, है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं सही, 16 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, टारगेट ये लेके चलोगे, टारगेट ये लेके चलोगे हर बच्चा कि 16 से ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा आपको मस्त। मतलब ऐसा नहीं कि जरूरत से ज्यादा टफ और जरूरत से ज्यादा इजी, मगर अच्छी अच्छी लैंग्वेज के नए नए तरीके के और कुछ अलग तरीके के भी क्वेश्चन डालूंगा मैं आपके टेस्ट में। तो कल मैं क्लास पढ़ाऊंगा, संडे को टेस्ट लूंगा, ये हो गया पूरे चैप्टर का, हाँ कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर का। तो चैप्टर वाइज टेस्ट में लेता चलूंगा आपका। क्वेश्चन हो सकता है 20 से ज्यादा भी हो सकता है क्वेश्चन 20 से ज्यादा हो, यदि 20 से ज्यादा होगा तो टाइम बढ़वा दूंगा मैं, 20 से ज्यादा क्वेश्चन लूंगा तो टाइम बढ़वा दूंगा, है ना। ठीक है, हाँ वो पेपर को मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। सर आपकी टेलीग्राम आईडी सर्वेश दीक्षित CSD ऑफिशियल, टेलीग्राम जो है वो मेरा ये है, सर्वेश दीक्षित CSD ऑफिशियल, ये टेलीग्राम है, इसको स्कैन कर लो, इसको स्कैन कर लेना, इसी में सब कुछ मिल जाएगा आपको। कहां पे लगा दूं? ठीक है, चलो अब आप लोग ये QHD सीट नंबर 11 करके आइएगा, अभी मैं QHD सीट लिख दूंगा, 11 करके आइएगा और सारे बच्चे सारी चीजें करते जाएं, लापरवाही ना करें। मैं देखो अलग से भी टेस्ट ले रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे यार आपकी केमिस्ट्री को एक अलग लेवल तक ले जाना है, 150 नंबर से जैसे आपके ऊपर आ सके। इसीलिए देखो मेरा टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि हम लोग 15 से 20 मिनट तो QHD सीट में डेली देते हैं, QHD सीट करने में डेली 15 से 20 मिनट देते हैं, है ना। तो मैं क्लास में ही बहुत सारी चीजें करा देता हूं, ये देखो मैं क्लास में ही करा देता हूं। ठीक है, तो 70-80 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं, फिर 70-80 क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल में कराता हूं, तो हर चैप्टर में 150 के आसपास क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं। फिर आपको ये और ये करना है और ये करना है, और नीट एडवांस बुक जरूर करनी है, सारे बच्चों को नीट एडवांस बुक जरूर करनी है। ठीक है, तो अब मैं मिलूंगा, अच्छा आज शाम को 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे ऑफर है, तो आप शाम को आप लोग लाइव में जुड़ना ना भूलें, शायद 7 बजे से लाइव है, मुझे याद नहीं है, 7 बजे से शायद लाइव है, आधे घंटे का लाइव होगा, आधे घंटे का लाइव होगा, वहां मिलूंगा। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बच्चों। अब आप बायो की क्लास करिए, बायो में आज किसकी क्लास है? हाँ YT पे मिलूंगा, YT पे। बायो में किसकी क्लास है आज? ओके